नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। खाड़ी में जो लग रहा था कि शांति जैसी स्थिति है, पीसफुल कंडीशंस लग रही थी। पीसफुल इसलिए क्योंकि ईरान को कमजोर करने का काम किया था यूएस ने। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरा के हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हो गया था। हमास के साथ सीज फायर, जिसको अब होस्टेज डील कहा जा रहा है, वो काफी कुछ दिन पहले तक काफी आगे बढ़ती हुई दिख रही थी और सब मिला जुला के ये लग रहा था कि शायद फिलहाल थोड़ी शांति रहे। जिस तरह की उम्मीद दिख रही थी या जिस तरह का डर लग रहा था कि ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा लग रहा था कि शायद वो संभावना लंबे समय तक के लिए टल गई है। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 2-3 दिनों में जितना कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि अभी भी जंग के बादल वहां पर बहुत गहरे हैं और जरा सी चूक से, जरा सी बात से वहां पर एक बड़ी जंग हो सकती है। एक तो बाइडेन जाने से पहले उस इलाके को पूरी तरह से जंग में झोंक के जाना चाहता है। मैंने कल आपको बताया था कि $8 बिलियन का, 8 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर के और हथियार देने के लिए प्रपोजल भेज रहा है वो संसद के अंदर और चाहता है कि 20 तारीख से पहले, ट्रंप के आने से पहले यह प्रपोजल पास हो जाए और $8 बिलियन के हथियार पहुंच जाएं इजराइल में, ताकि हथियारों की तिजारत करने वालों के धंधे चलते रहें और बाइडेन जैसे लोगों की जेबें भरती रहे, साथ में जंग लगातार मुसलसल चलती रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। अब इसके पहले एक बयान आया था जिसका मैंने हल्के फुल्के में जिक्र किया था। मुझे लगा था बहुत सीरियस प्लान नहीं है ये, लेकिन बयान ये आया था कि बाइडेन 20 तारीख से पहले ही ईरान के जो न्यूक्लियर पावर हैं उनके ऊपर अटैक करवाना चाहता है। प्लानिंग करके हमेशा आता है, जो खबरें बाहर निकलती हैं उसमें प्लानिंग वर्ड का यूज किया जाता है कि ईरान की न्यूक्लियर पावर को वो खत्म करना चाहता है 20 तारीख से पहले। मुझे लगा था कि ऐसे ही धमकियां दी जाती हैं, बातें होती हैं, शायद ये बहुत बड़ी बात ना हो। लेकिन इसके बाद खबर यह आई कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, अरगाची साहब, वो चीन गए हुए हैं। चलो ये भी खबर थी, चीन गए हुए हैं, चीन और ईरान के बीच में अपने रिश्ते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह थ्रेट रियल है। अरगाची ने यह बयान दिया कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने की जरूरत की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। अब फॉरेन मिनिस्टर का यह बयान है, वो भी ईरान में बयान नहीं है, यह बयान चाइना में है और केवल ईरानी अखबारों में या चाइनीज अखबारों में नहीं छपा है। यह खबर जो है वो बहुत बोल्ड लफ्जों में छपी हुई है इजराइल के अपने अखबारों में। और इसके साथ साथ जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल निकला है। वो आर्टिकल ये कहता है, यानी ये टाइम वो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर जो बेस है उसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इन सबको जोड़ लीजिए। बाइडेन 8 बिलियन के एक्स्ट्रा हथियार भेज रहा है। इसके पहले 22 बिलियन का हथियार भेज चुका है, यानी 1-1.5 साल के अंदर 30 बिलियन के हथियार दे चुका है अमेरिका। और अमेरिका चाहता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनके ऊपर इजराइल कर दे अटैक। अब इजराइल अगर अटैक करेगा तो ईरान हाथ पे हाथ रख के बैठा तो नहीं रहेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए लग रही है कि इनको लग रहा है रेजिस्टेंस को इन्होंने बहुत कमजोर कर दिया है, बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया है, हिजबुल्लाह को, इनका कहना है कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है, हमास तो कमजोर हुआ ही है, ये सब इनका मानना है। केवल अकेला हूथी है जो लड़ रहा है, तो इनका मानना है कि ईरान का साथ देने वाले बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। इसीलिए भाग के ईरान से पहुंचे वहां के फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हुई होगी बात और चाइना ने कुछ न कुछ जरूर कहा होगा। या तो ये गारंटी दी होगी कि आपको हथियार हम मुहैया कराएंगे, पैसे मुहैया करेंगे, या कुछ और वहां से ये हिम्मत आती है कि चाइना में बैठकर अरगाची ये बयान देते हैं कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इसका मतलब ये होगा कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, यानी पलट के हमला किया जाएगा। अब चाइना किस तरह से ईरान के साथ खड़ा है, भले बाहर से ना दिख रहा हो, उसको अमेरिका के एक और बयान से समझा जा सकता है। अमेरिका अब आरोप लगा रहा है कि यमन के जो अंसारुल्लाह हैं, हूथी जिनको हम लोग कहते हैं, उनको चाइना लगातार हथियार अवेलेबल करा रहा है। कल तक जो यह इल्जाम था वो ईरान के सर था। कल तक लगातार जो बयान आते थे उसमें कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो हूथी को हथियार अवेलेबल करा रहा है। अब कहा जा रहा है चाइना हथियार अवेलेबल करा रहा है।
इसमें जोड़ लीजिए कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनको बाकायदा ट्रंप ने बुलाया था अपने यहां, और ट्रंप ने अपने यहां बुलाया था शपथ ग्रहण समारोह जो उनका होना है उसमें शामिल होने के लिए, अपनी ताजपोशी में शामिल होने के लिए बुलाया था। शी जिनपिंग ने मना कर दिया। आने के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन की जो मदद है वो हम कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, हमें जंग रोकना है। और उसके तुरंत बाद बाइडेन ने और ज्यादा हथियार भेजने शुरू कर दिए यूक्रेन को, और हालात ये हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग एकदम दूसरे लेवल पे पहुंची हुई है। यानी पूरा खेल बाइडेन का यह है कि यूक्रेन और इजराइल को इतना हथियार दे दो और माहौल ऐसा बना दो कि अगर ट्रंप चाहे तो भी जंग ना रुकवा पाए। यह पूरा खेल समझ में आ रहा है। अब इजराइल को अगर लगता है कि ईरान के ऊपर वो हमला कर सकता है और उसका कुछ नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस के बारे में जरा देख लेते हैं। कल ब्लिंकन का एक बयान था, वो बयान पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं। ब्लिंकन कह रहा है कि हमास ने लोगों को अगवा किया हुआ है और दुनिया उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना रही है कि वो उनको रिहा करके होस्टेज डील कर ले। जो हेडिंग लगी है उसमें है वेयर इज द वर्ल्ड, दुनिया कहां है। ब्लिंकन साहब कभी अपने दिल से पूछिए कि वेयर इज द वर्ल्ड, जब यह बच्ची जिसका वीडियो मेरी स्क्रीन पर चल रहा है वो कह रही है कि किस तरह से उसके परिवार पर, उसके घर पे हमला हुआ, वो जान बचा के भागी जबकि वो एक कैंप में थी। वेयर इज द वर्ल्ड, जब 40,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया गया गजा के अंदर। वेयर इज द वर्ल्ड, जब हजारों बच्चों को जान से मार दिया गया, अजन्मे बच्चों को जो पैदा नहीं हुए थे, जो 2 महीने के थे, 4 महीने के थे, 6 महीने के थे, उनको जब मार दिया गया तो दुनिया कहां थी। वेयर इज द वर्ल्ड, जब हिंद रजब को मारा गया। हिंद रजब एक छोटी सी बच्ची थी, कार से अपनी फैमिली के साथ जा रही थी और सैकड़ों गोलियां उसके बदन में उतार दी गई। हिंद रजब नाम से एक फाउंडेशन बना है और उस फाउंडेशन ने एक शानदार काम किया है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर लौटेंगे ब्लिंकन के पास। ब्राजील में घूमने गया हुआ था इजराइल का एक सैनिक, आईडीएफ का एक सैनिक ब्राजील में घूमने गया हुआ था। हिंद रजब फाउंडेशन ने ब्राजील की कोर्ट में केस किया कि यह वार क्रिमिनल है, इसने बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, मासूमों को मारा है, घर जलाए हैं, हॉस्पिटल जलाए हैं, और ब्राजील की कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो सैनिक गिरफ्तार है, उसके खिलाफ ब्राजील में केस चल रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि नेतन्याहू के ऊपर आईसीसी का वारंट आया हुआ है, गैलेंट के ऊपर वारंट आया हुआ है, और अभी उसको पोलैंड जाना था, जहां का वो है, जहां पैदाइश है उसकी, मिडिल ईस्ट में थोड़े पैदा हुआ है, उसके बाप पोलैंड के हैं, पोलिश है खैर। तो वहां पर आश्विट्ज के एक प्रोग्राम में जो यहूदियों के खिलाफ सारा कुछ हुआ था, उसके एक प्रोग्राम में उसको जाना था। पोलैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप आओगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हिंद रजब फाउंडेशन ने दुनिया भर में इस तरह के केसेस करने शुरू किए हैं। श्रीलंका में एक बंदा गया हुआ था, इनके आईडीएफ की आर्मी का एक बंदा गया हुआ था, उसके खिलाफ केस हुआ है। यूरोप के कई देशों में केस हुआ है। हालत यह है कि आईडीएफ के सैनिक अब इजराइल से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि कहीं हिंद रजब फाउंडेशन की उनके ऊपर नजर ना पड़ जाए, केस ना हो जाए और इजराइल के बाहर उनको जेल में ना जाना पड़े, उनको सजा ना हो। सारी दुनिया में इन वार क्रिमिनल्स के पीछे पड़ा हुआ है हिंद रजब फाउंडेशन। खैर, लौटते हैं ब्लिंकन पे। उसी हिंद रजब को जब मारा गया तो ब्लिंकन कहां थे, कहां था वर्ल्ड, वेयर वॉज द वर्ल्ड, वेयर वॉज द वर्ल्ड जब एक हॉस्पिटल के ऊपर, एक नहीं कई हॉस्पिटल्स के ऊपर बम गिराए गए और हॉस्पिटल के डायरेक्टर बेसिकली डॉक्टर अबू सूफिया जो है वो इजराइल के कैद में है। वेयर इज द वर्ल्ड, वेयर इज द वर्ल्ड जब इतने सारे मासूमों से उनकी छत छीन ली गई। वेयर इज द वर्ल्ड जब इतने सारे मासूमों को मार दिया गया। वेयर इज द वर्ल्ड जब सारी दुनिया देख रही थी और खामोश रही, इतनी सारी औरतों को मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, गजा को तबाह कर दिया गया। तब वेयर वॉज ब्लिंकन, वेयर वॉज बाइडेन एंड वेयर वॉज द वर्ल्ड। शर्म नहीं आती है इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ये सवाल पूछते हुए दुनिया से कि आप प्रेशर क्यों नहीं बना रहे हैं। अरे प्रेशर तो नेतन्याहू के ऊपर बनना चाहिए था। पहले आपने सीज फायर की जगह कहना शुरू कर दिया होस्टेज डील, यानी जंग बंद कराना आपके एजेंडे में है ही नहीं। आप जंगबंदी चाहते ही नहीं हो, आप चाहते ही नहीं हो कि गजा के अंदर जंग रुके।
आप सिर्फ इतना चाहते हो कि कहीं से होस्टेज आपके वापस आ जाएं। ठीक है, आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, $22 बिलियन आपने दिए हुए हैं नेतन्याहू को, तो अपने अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा लें। समझौता तब होता है जब एक कदम आप आगे बढ़ते हैं, एक कदम अगला आगे बढ़ता है। आप तो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमास सबको छोड़ भी दे और उसके बाद नेतन्याहू की आर्मी भी वहीं रहे और नेतन्याहू का जंग भी चलती रहे, वहां बच्चे भी मरते रहे, वहां औरतें भी मरते रहे। आप में से कोई एक बार आगे आके नहीं कहता है कि ये जो हजारों हजार घर तबाह कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद सब तबाह कर दी गई है, इनको दोबारा से बनवाया जाए। एक बार भी आपके दिमाग में यह नहीं आता और पूछ रहे हैं वेयर इज द वर्ड। खैर, हमास ने एक वीडियो जारी किया है और यह वीडियो है लिरी अलबाग का। लिरी अलबाग उन महिलाओं में से हैं जिनको होस्टेज बनाया गया है, जिनको अगवा किया गया है। इस वीडियो में लिरी अलबाग ने कहा है, और देखिए मैं यहां पर कोई ये नहीं कहने जा रहा कि अपने दिल की बात कही है, बेचारी होस्टेज हैं तो वही कहेंगी जो हमास ने कहने के लिए कहा होगा। यह बात बहुत सिंपल सी है, समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम जैसे लोग जिंदा तभी बच सकते हैं, हम जैसे लोग लौट के अपने घर तभी आ सकते हैं जब आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो गजा छोड़ के चली जाए। तो इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से हमास ने यह कहा है कि आप अपनी आर्मी हटा लीजिए, सीज फायर कर दीजिए, जंग रोक दीजिए, जो तबाही है इसको रोक दीजिए। जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों से उधार मिले हुए जहाजों और उधार मिले हुए बमों से आप लगातार गजा के लोगों को तबाह कर रहे हैं, वो रोक दीजिए। हम अगवा किए हुए लोगों को वापस कर देंगे। 14-15 महीने हो चुके हैं, लगातार जंग चल रही है। जंग क्या चल रही है, लगातार तबाही चल रही है। और इसके बाद भी जंग रोकने की बात कहीं ब्लिंकन की जबान पर नहीं है। यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है यूएनजीए, उसमें कितनी बार प्रस्ताव पास हो चुके और बड़े बड़े बहुमत से प्रस्ताव पास हो चुके। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर से प्रस्ताव पास हुआ, उसके पहले जितने भी प्रस्ताव आए अमेरिका ने हाथ उठा के उस पर वीटो कर दिया, लेकिन फाइनली प्रस्ताव पास हुआ। और इन सब के बावजूद सीज फायर कहीं किसी की चिंता में नहीं है। कोई यह नहीं कह रहा कि गजा में बहुत हुआ, अब जंग रोकी जाए। तो जब जंग रुकने की कोई उम्मीद नहीं है तो अल कासम ने फिर से खुद को मजबूत करना शुरू किया है। आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि नए लड़ाके भर्ती किए गए हैं। अगर पिछले 9 दिनों की सिर्फ बात करें तो 9 दिनों में लगातार रोज के हिसाब से 20 रॉकेट्स फायर किए हैं हमास ने, अल कासम ने, जो भी आप कहना चाहें। सीधी सी बात है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जंग ही चाहते हैं तो ठीक है, हमने तो जो तबाही झेलनी थी झेल ली और झेल लेंगे, आपको भी तबाहियां झेलना पड़ेगा। ये रॉकेट हम लगातार फेंक रहे हैं, कुछ निशाने पे लगेंगे, कुछ भटक जाएंगे, लेकिन नुकसान तो होगा, कुछ नहीं होगा तो इतना खौफ तो पैदा होगा कि आप रोज भाग भाग के सायरन बजने पे सेफ हाउस में जाएंगे, आप किसी जंगल में सेफ हाउस बनाकर उसमें रहेंगे, कहीं रहेंगे, परेशान तो होंगे। यही काम हूथी कर रहा है। रोज अल सुबह सूरज निकलने से पहले हूथी की मिसाइलें जो हैं वो पहुंच जाती हैं इजराइल के अंदर, सायरन बजता है और आधी नींद, इस ठंड में टूटी नींद के साथ भागकर जाकर लोग सेफ हाउस में रहते हैं। ठीक है, बहुत लोग नहीं मरे होंगे, बहुत नुकसान नहीं हुआ होगा। हालांकि हूथी का कहना है कि कल जो उसने मिसाइल फेंकी है वो हादेरा पावर स्टेशन को उसने नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का कहना है कि इजराइल के भीतर घुसने से पहले ही उसको मार दिया गया। अब क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता यहां बैठकर, लेकिन यह तो है कि रोज सायरन बज रहे हैं, रोज भाग भाग के लोग जाके सेफ हाउसेज में रह रहे हैं। ये सारा कुछ क्यों चल रहा है? ये सारा कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि नेतन्याहू गजा में जंग रोकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उधर लेबनान के साथ देखिए क्या हो रहा है। लेबनान में 60 दिनों का सीज फायर हुआ, सीज फायर की शर्तें तय हुई, लेकिन इजराइल लगातार उन शर्तों को तोड़ रहा है। जो वहां पे यूनाइटेड नेशन की फोर्स है UNIFIL, उसने अब कहा है, सीधे सामने आके कहा है, वो कोई लेबनान नहीं है, उसमें तो दुनिया भर के मुल्कों के लोग हैं। उसने आकर सामने कहा है कि इजराइल लगातार सीज फायर की शर्तें तोड़ रहा है, और अगर इजराइल लगातार सीज फायर की शर्तें तोड़ रहा है तो ब्लिंकन को वो दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लिंकन तब नहीं पूछ रहे हैं कि वेयर इज द वर्ड, सीज फायर हुआ, आप ही ने करवाया, और उसके बावजूद इजराइल जो है लगातार सीज फायर की शर्तें तोड़ रहा है और आप खामोश हैं। आप ये नहीं पूछ रहे कि वेयर इज द वर्ड, वेयर आर यू। तो फिर क्या होगा?
अभी तक जितने भी बयान आए थे हिजबुल्लाह के, सब में यह कहा गया था कि हम 60 दिन इंतजार करेंगे। अब कासिम साहब का बयान आया है, नईम कासिम का बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 60 दिन के पहले ही हम जंग के मैदान में उतर जाएंगे। दरअसल लेबनान में पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई है, वहां नया प्रधानमंत्री चुना जाना है। अभी लंबे समय से वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं है। वहां के जो सीनेट के हेड हैं, पार्लियामेंट के हेड हैं, वही ऑफिशिएट कर रहे हैं। उनसे कल हिजबुल्लाह के एक जो एमपी हैं रात, वो मिले और उन्होंने मिलकर काफी सारी बातें की हैं, जिसमें सीज फायर पर भी डिस्कशन हुआ है। इसके साथ एक और जो हिजबुल्लाह के एमपी हैं अली फैयाद ने कहा है कि हमारी प्रायोरिटी यह है कि 60 दिन पूरा होने से पहले इजरायली आर्मी विड्रॉ कर जाए। और इधर इजरायली आर्मी कह रही है कि हम 30 दिन और रुकना चाहते हैं। आपके बाप का घर है कि आप वहां गए हो, 60 दिन रुके हो, फिर 30 दिन और रुकोगे? सीज फायर हुआ, सीज फायर में आपने साइन किया कि 60 दिन के अंदर हम वापस लौट आएंगे, और अब आप कह रहे हो कि 30 दिन और रुकेंगे। सीज फायर के पहले आप किसी गांव में नहीं घुस पा रहे थे, अब कंडीशन यह है सीज फायर हो गया है, हिजबुल्लाह ने अपनी फौजें हटा ली हैं, तो आप कहीं भी घुस जा रहे हो। यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो कह रही है कि आप सीज फायर की शर्तें लगातार तोड़ रहे हो, और उसके बाद हमास आपके ऊपर भरोसा करे, जबकि नेतन्याहू कह चुका है कि अगर होस्टेज डील हो भी जाती है तो उसके बाद हम जंग को जारी रखेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर मिडिल ईस्ट आज ज्वालामुखी के दहाने पे है, अगर मिडिल ईस्ट में फिर से जंग के बादल गहरे होने लगे हैं जो कभी भी खतरनाक हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई एक आदमी अगर जिम्मेदार है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। 7 अक्टूबर को हमला हुआ, हालांकि मैं 100 बार कहूंगा कि 7 अक्टूबर को कोई पहला हमला नहीं हुआ था। फलस्तीन में जो कुछ चल रहा है पिछले 70 साल से चल रहा है, और कितनी ही बार फलस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े, अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन चलो मानो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, आपने उसका बदला लेने के लिए हमला किया, महीने, 2 महीने, 4 महीने आपने जंग जारी रखी, सीज फायर कर लेते, अगवा किए हुए सारे लोग वापस आ गए होते। ताकत तो आपके पास इतनी है कि आसमानी बम गिराने के अलावा आप अपने अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा नहीं पाए। बहुत तमाशे किए आपने, अपने ही अगवा किए हुए लोगों को मार दिया, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। अब प्रेशर पड़ रहा है इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो आप कह रहे हैं कि हम होस्टेज डील करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। पूरी दुनिया से सवाल पूछ रहे हैं कि हमास के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन दुनिया में तो फलस्तीनियों की आवाज पहुंची है इस बार। हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोगों ने फलस्तीनियों की आवाज लोगों के कानों तक पहुंचाई है, फलस्तीन का इशू लोगों के कानों तक, लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। और यही वजह है कि ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं पोप, उन्होंने साफ साफ कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। कल आयरलैंड के जो कैथोलिक चीफ हैं, कैथोलिक चर्च के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत है। आयरलैंड एक मुल्क के रूप में तो लगातार इजराइल के खिलाफ खड़ा ही है। अपने राजनयिक संबंध जो होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, वो तोड़ दिए आयरलैंड ने। साउथ अफ्रीका कोर्ट में गया हुआ है। स्पेन से लगातार बयान आते हैं। मैं अभी मुस्लिम ममालिक की तो बात ही नहीं कर रहा, और आज मैं अरबों की बात भी नहीं करूंगा। मैं भी थक गया हूं, अरबों से कोई उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया में भी फलस्तीन की आवाज पहुंची है। ब्लिंकन साहब, आप लोगों के बहुत सारे झूठ सामने आकर बिल्कुल बेपर्द हो गए हैं, नंगे हो गए हैं, उरियां हो गए हैं। और इन सब के बीच जब आप सवाल पूछते हैं वेयर इज द वर्ड, तो वर्ड आपकी तरफ उंगली उठा के पूछता है वेयर वर यू। आंखों पे पट्टी है आपके, सीने में दिल की जगह पत्थर है, और हाथों में सिर्फ पैसे की भूख है, पैसे की खुजली है, कि आपको दिखाई नहीं देता कि यह सारा बवाल सिर्फ एक चीज से खत्म हो सकता है। हूथी के हमले बंद हो सकते हैं, हिजबुल्लाह से लड़ाई का खतरा खत्म हो सकता है, रोज गिरते रॉकेट खत्म हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज करनी है, नेतन्याहू की गर्दन पकड़ के कहना है कि बस बहुत हो गया, अपनी आर्मी वापस बुलाओ। हो गया, 7 अक्टूबर का बदला ले लिया तुमने, मार लिया औरतों को, बच्चों को, तुम्हारे अंदर जो शैतान था उसको खूब लहू पिला लिया तुमने। अब बस करो, खत्म करो। जो मासूम लोग अगवा हैं उनको जिंदा वापस आने दो, और फलस्तीनियों को अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने दो। सिर्फ इतना तो करना है, यह ना करना पड़े, इसलिए सारे नाटक आप करेंगे। और अगर सारे नाटक करेंगे तो मिडिल ईस्ट में जो होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, और मिडिल ईस्ट में जो होगा
वो सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।